आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट 12th क्लास का। और इसमें हम लोग अभी देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि यूनिट सेल में दो तरह के यूनिट सेल होते हैं। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, या हम कह सकते हैं एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं या कितने एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बना होता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात करें कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हो या बॉडी सेंसर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल हो या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो, सब में ईच कॉर्नर्स पे जो एटम्स की कंट्रीब्यूशन होती है 1/8 पार्ट ऑफ 1 एटम, यानी 1/8 एटम की कंट्रीब्यूशन होती है ईच कॉर्नर पे। और ईच फेस पे जो एटम की कंट्रीब्यूशन होती है वो हाफ एटम की कंट्रीब्यूशन होती है। और सेंटर में किसी क्यूबिक यूनिट सेल के जो सेंटर में कंट्रीब्यूशन होती है वो पूरे 1 एटम की कंट्रीब्यूशन होती है। ये बेसिक चीजें थी। अब हम बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पे ही मिलते हैं। और एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। और एक कॉर्नर पे एटम की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 1/8 होती है, 1/8 एटम। तो 8 कॉर्नर्स पे कितनी कंट्रीब्यूशन हुई? 8 इंटू 1/8 मीन्स 1 एटम। यानी जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, वो कितने एटम के कंट्रीब्यूशन से बना? तो 1 एटम के कंट्रीब्यूशन से बना है। इसी तरीके से यदि हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉर्नर्स पे भी होते हैं एंड एज वेल एज ये सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल भी होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कॉर्नर पे 1/8 एटम की कंट्रीब्यूशन होती है और सेंटर पे 1 एटम होती है। तो 8 कॉर्नर्स हैं, तो उसमें 8 कॉर्नर, सारे 8 कॉर्नर्स के मिलाकर 8 इंटू 1/8 यानी 1 एटम कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे हो गए। और यानी सारे कॉर्नर्स को मिलाकर 1 एटम एंड 1 एटम सेंटर में। तो इस ढंग से बीसीसी में जो एटम्स की कंट्रीब्यूशन हुई 1 यूनिट सेल में 1 + 1 यानी 2 एटम की कंट्रीब्यूशन से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना होता है। इसी तरीके से हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ईच कॉर्नर्स पे भी होते हैं और ईच फेस पे भी होता है। और टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ईच फेस पे एटम की कंट्रीब्यूशन 1/2 होती है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। ईच कॉर्नर पे कितने एटम की कंट्रीब्यूशन होती है? तो 1/8 होती है। तो इस ढंग से देखा जाए कि 6 फेस एंड 8 कॉर्नर्स को मिलाकर इसमें 6 फेसेस हो गए। तो टोटल फेस पे 6 इंटू 1/2 3 एटम की कंट्रीब्यूशन हुई है। और सारे कॉर्नर्स मिलाकर 8 इंटू 1/8 यानी 1। तो 3 + 1 4 यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 एटम की कंट्रीब्यूशन हुआ।
तो इस ढंग से हम लोग ने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं और कितना होता है। नाउ हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसमें जो सॉलिड है उसमें एटम्स की या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग कैसे होता है। तो पैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोजर होते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस पे होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा पहले जो है इस पे हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे, फिर टू डायमेंशनल क्लोज पैक की बात करेंगे और फिर थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात करते हैं। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन कहने का मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशन कहने का मतलब हुआ कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सिंगल रो में होगा, उसमें एक एटम का जो नियरेस्ट होगा उसमें 2 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 2 होंगे। नियरेस्ट जो एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो 2 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे, नियरेस्ट नंबर 2 होगा। फिर हम ये भी बात करते हैं कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कहने का मतलब है कि लेंथ विड्थ दोनों की हम बात कर रहे हैं, रो कॉलम की बात कर रहे हैं, या हम सिंपल बात करें तो बहुत सारे रो इन अ सिंगल प्लेन, है ना। तो इसमें 2 तरह से इसमें पैकिंग पॉसिबल है। एक सिंगल रो है, दूसरा रो जो हम उसमें करेंगे कि जस्ट पैरेलल, जैसा फर्स्ट रो था उसके जस्ट पैरेलल सेकेंड होगा, थर्ड रो भी उसी ढंग से पैरेलल होगा, फोर्थ रो भी इसी ढंग से पैरेलल होगा। और इस ढंग के जो पैकिंग होती है इसमें देखते हैं कि एक स्क्वायर बनता है। तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे। सेकेंड बात करते हैं कि एक सिंगल रो है और उसका जो डिप्रेशन बनता है, उसमें सेकेंड रो प्लेस करते हैं, यानी एक अलग रो बना, एक अलग काइंड का रो बना। फिर इसके बाद जो हम रो अरेंज करेंगे तो फर्स्ट रो के जस्ट पैरेलल होगा, फिर उसके डिप्रेशन में डालेंगे, सेकेंड रो के मतलब थर्ड रो के डिप्रेशन में फिर से जो है रखा जाएगा। तो इस टाइप से देखा जाए कि AB 2 डायमेंशनल AB 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है। ABA इसमें देखेंगे कि एक हेक्सागोन बनता है, फिगर में हम देख सकते हैं। हेक्सागोन में देखते हैं कि एक सेंटर में एक पार्टिकल्स है, एक एटम है, और उसके चारों तरफ 6 जो है स्फीयर टच कर रहे हैं, 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। जो लैटिस साइड था, पॉइंट था, एटम, पार्टिकल जो भी है उसको हम स्फीयर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 4 था। अब हम बात करने जा रहे हैं
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सबसे पहला 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर क्लोज पैक लेयर बना था उससे करते हैं, यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जो बना था उससे करते हैं। तो जो यानी ए टाइप का जो बना था उसको फिर से उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं। तो जैसा फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर उसके ऊपर वर्टिकल होगा, फिर उसके भी वैसे वर्टिकल लेयर होगा, यानी ए पैटर्न में ये अरेंज्ड होगा। और यानी मतलब परफेक्टली जो है हॉरिजेंटली भी है और वर्टिकल भी इसमें आपको बनता है। तो इस टाइप के जो लैटिस जनरेट होते हैं इस ढंग की पैकिंग से, वो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है। और इसका जो यूनिट सेल है ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है। नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से यदि हम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, यानी सेकेंड लेयर कैसे बनाते हैं? तो हेक्सागोनल जो क्लोज 2 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर है उसके डिप्रेशन में हम दूसरा स्फीयर डालते हैं, और डालते हैं तो देखते हैं कि 2 टाइप्स का एम्प्टी स्पेस, जिसको वॉइड्स कहते हैं, बनता है। 2 टाइप्स के वॉइड्स बनते हैं। एक टाइप का वॉइड्स है, एम्प्टी स्पेस है, जिसमें 4, वो ऐसा एम्प्टी स्पेस है जिसमें 4 स्फीयर उस एम्प्टी स्पेस को टच करता है। सिंगल ट्रायंगल के जैसा फिगर में दिख रहा है, सिंगल है ना, उसमें सिंगल ट्रायंगल के जैसा एक, और इसमें एक दूसरे भी टाइप का एम्प्टी स्पेस बनता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल का वर्टेक्स डाउनवर्ड है और दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स अपवर्ड है। तो हमने देखा कि सेकेंड लेयर जो प्लेस किया ओवर द फर्स्ट लेयर, उसमें 2 टाइप के वॉइड्स बने, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना और एक ओक्टाहेड्रल वॉइड्स बना। अच्छा, मैं एक भी बता दूं कि जो नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड, सपोज करते हैं कि x है, तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होगा वो उससे ट्वाइस होगा, यानी 2x होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब थर्ड लेयर प्लेस करना है, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर।
तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो जब थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर पे प्लेस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज जनरेट होगी। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेंगे। यदि हम थर्ड लेयर इस ढंग से प्लेस करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स सेकेंड लेयर का कवर हो, तो हमें थर्ड लेयर पैरेलल टू फर्स्ट लेयर मिलेगा। यानी एबी पैटर्न में ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इस स्ट्रक्चर्स को हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, एचसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब हम थर्ड लेयर को इस ढंग से प्लेस करते हैं कि कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर, तब थर्ड लेयर डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, यानी एबीसी पैटर्न में ये स्ट्रक्चर्स बनेगा। एंड इस पैटर्न को, इस स्ट्रक्चर को हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कॉपर है, सिल्वर है, इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और ये दोनों जो पैकिंग है, क्लोज पैकिंग, ये हाईली एफिशिएंट होता है। लगभग 74% स्पेस जो है इसमें ऑक्युपाइड होता है, 26% एम्प्टी स्पेस होते हैं। और ईच स्फीयर, इस दोनों तरह में जो ईच स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होता है, दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स। अब इस टाइप से नेक्स्ट टॉपिक है कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, यानी एक रिलेशन होता है। अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि सीसीपी हो या एचसीपी स्ट्रक्चर हो, दोनों टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दोनों टाइप के वॉइड्स जनरेट होते हैं। इसमें एक रिलेशन ये होती है कि नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। इस टाइप से ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटेड भी होंगे। तो इसी रिलेशन को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सपोज एक कंपाउंड 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई के मिलने से बना है, एंड एटम वाई अनायन है जो सीसीपी बनाता है, एंड एलिमेंट एक्स जो कैटायन है, ये जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं को ऑक्युपाई कर रखा है। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताइए। तो देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पर Y अनायन बना रहा है और X कैटायन बना रहा है जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, तो दोनों का जो नंबर्स होंगे वो इक्वल ही होंगे। और इस तरह से यदि X और Y का रेशियो भी निकाला जाए तो 1:1 रेशियो में ही होगा। तो फॉर्मूला X एंड Y, XY बनेगा। इसी टाइप से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एटम्स ऑफ एलिमेंट B
from HCP lattice और एलिमेंट A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल voids. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट A एंड B? तो यहां देखेंगे कि B जो है फॉर्म लैटिस कर रहा है और सपोज करते हैं कि इसका नंबर x है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A यदि हम निकालेंगे तो दिया हुआ है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल voids। तो टेट्राहेड्रल voids 2x होगा। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स B ऑक्टाहेड्रल voids के इक्वल नहीं होगा क्योंकि वही जो है लैटिस बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids 2x होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल voids। इसका मतलब है कि 2/3 ऑफ 2x यानी 4x/3। यदि A:B रेशियो निकाला जाए तो 4:3 हो जाएगा। इस ढंग से कंपाउंड का जो फॉर्मूला है A4B3 बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज ऑक्युपाइड जो स्पेस होते हैं बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो यदि हम पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर्स में देखें तो एक चीज हमें निकालना पड़ेगा, एज लेंथ और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसमें क्या रिलेशन है। यहां फिगर में दिखाया जा रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो HCP और CCP स्ट्रक्चर में A और R का जो रिलेशन है वो होता है A = 2√2R। और परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस या परसेंटेज हम निकालते हैं जिसको हम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। कैसे निकालें? पैकिंग एफिशिएंसी = वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल। HCP और CC में 4 स्फीयर होते हैं इसलिए, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऊपर इंटू 100। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर निकालेंगे तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होता है इंटू 100 अपॉन 2√2R का होल क्यूब निकालेंगे और काटपीट करिए 74% आएगा। यानी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP और CCP हमने देखा तो 74% आया। इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर निकालेंगे तो A और R का जो रिलेशन होता है वो A = 4R/√3 होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी = सेम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्फीयर इन द यूनिट सेल। BCC में BCC जो है 2 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पैकिंग एफिशिएंसी = वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्फीयर इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऊपर इंटू 100। इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे 68% आ जाएगा। इसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस निकालें तो यहां पर A और R का जो रिलेशन है, एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर का रिलेशन है A = 2R। सिंपल यूनिट सेल में A =
2R होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल में एक ही एटम की कंट्रीब्यूशन होती है। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ऊपर इंटू 100, इस टाइप से हम निकालेंगे इसमें। तो 52.4%। इस तरीके से देखा जाए कि सीसीपी और एचसीपी का जो स्ट्रक्चर था उसमें मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट टाइप है कि यूनिट से डायमेंशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एटम्स कंट्रीब्यूटेड, मोलर मास, एज लेंथ, एवोगाड्रो नंबर। तो हम सीधा सीधा इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सपोज करो कि कोई यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ स्मॉल ए है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए क्यूब हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस यदि उसको स्मॉल डी मान लिया जाए तो डी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। एंड मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट किया। तो अभी हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाला तो ए क्यूब निकल गया। मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल स्मॉल जेड है और मास ऑफ ईच एटम स्मॉल एम है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल जेड इंटू एम हो जाएगा। अब मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल स्मॉल एम निकालना चाहें तो एम इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यदि हम अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालें तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अपॉन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल स्मॉल जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब विच इज इक्वल टू स्मॉल जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एन ए एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉल डी इक्वल टू स्मॉल जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये 5 डायमेंशंस का रिलेशन है, इसमें कोई भी 4 दे सकता है या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इससे अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इंपरफेक्शन इन सॉलिड्स क्या होता है। इंपरफेक्शंस इन सॉलिड क्या होता है, तो एनी irregularities from ideal arrangement of constituent particles of a crystal system give rise to imperfection in solid. It is also called defects in the solid. Broadly speaking, these defects are of 2 types.
one point defect and second is line defect. And what is point defect? Point defect are irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, whereas line defect are the irregularities or deviation from ideal arrangement in entire rows of lattice point, entire rows of the lattice point, entire row में यदि डेविएशंस होती है तो लाइन डिफेक्ट, एंड पॉइंट में ओनली डेविएशंस होती है, पॉइंट और एन एटम, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. फर्दर पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. First one, stereometric defect, second impurity defect, and third non-stereometric defect. Then what is stereometric defect? So these are the defect in which stereometry of the solid are not disturbed. This is intrinsic or thermodynamic defect of the solid. यानी ये हीट के वजह से होता है. Basically, stereometric defect are of 2 types. One, vacancy defect, and second, interstitial defect. Interstitial defect. Vacancy defect. What is vacancy defect? In this defect, some of the lattice sites are vacant. कुछ lattice site क्या होते हैं? Vacant होते हैं. And this defect is called vacancy defect. Density decreases in this case. Second one is interstitial defect. This is the defect in which some constituent particles, atoms or molecules, occupy an interstitial site. Interstitial site voids जो होते हैं, empty जो स्पेस होते हैं, वो उसमें ऑक्यूपाई किए होते हैं, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी कहते हैं. सम एक्स्ट्रा जो है इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. ये दोनों वैकेंसी डिफेक्ट एंड जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये अराइजेज इन नॉन आयनिक सॉलिड्स. फिर आयनिक सॉलिड में किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं? इसमें भी आयनिक सॉलिड्स में भी 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन फ्रेंकल डिफेक्ट, सेकेंड स्कॉटकी डिफेक्ट. सेकेंड स्कॉटकी डिफेक्ट होता है. तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? इसमें दिस इज द डिफेक्ट shown in ionic solid in which a smaller ions, generally cation, dislocated from normal site and goes in interstitial site.
In this case also it creates a vacancy defect at original site and interstitial defect at its new location. So this type of defect, Frankel defect, this is called Frankel defect, and this is also called dislocation defect. Dislocation defect. This type of defect arises where there is large difference between size of ions, cations and anions. कहाँ होता है, किसमें होता है? जैसे ZnS है, AgCl है, AgI है. In this case, Zn2 plus and Ag plus ions are very small in compared to anion. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्कॉटकी डिफेक्ट. तो दिस इज ऑल्सो वैकेंसी डिफेक्ट. In this, equal number of cations and anions are missing from their lattice sites. Equal number of cations and anions are missing from their lattice site. Very clear, density will decrease. And this defect observed in some common example, NaCl, KCl, CaCl, AgBr. And some of defects आप कह सकते हैं कि जैसे हम NaCl की ही बात करते हैं तो इसमें देखा गया है कि इन 1 cubic centimeter देयर आर अबाउट 10 का पावर 22 आयंस NaCl में होते हैं. तो देयर इज 1 स्कॉटकी डिफेक्ट पर 10 टू द पावर 16 आयंस. ऐसा देखा गया है. वन थिंग मोर, इन AgBr shows both type of defects, Frankel defect as well as Schottky defect. It should remember. Next point is impurity defect. Impurity defect. What is impurity defect? Suppose if molten NaCl पिघला हुआ फ्यूज स्टेट में containing little amount of SrCl2 is crystallized, then what will happen? Na have Na plus charge and Sr has Sr2 plus charge. Some sites of Na plus ion are occupied by Sr2 plus ion in this case, and in this case 1 Sr2 plus replaces 2 Na plus ion. If we compare the impurities due to Sr2 plus and Na plus, then number of Sr2 plus equal to number of vacant site, number of vacancies के इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए. And this type of defect also shown in CdCl2, AgCl also. Now next point is non-stoichiometric defect. So this is the defect in which stoichiometry of the
क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नॉट डिस्टर्ब, इसमें स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है। एंड ये दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दो तरह के होते हैं। इफ वी डिस्कस द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, then there are two conditions may be arise. Metal access defect due to anionic vacancies, ऐसा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? पहले ये बताऊं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, अनायनिक कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि मेटल एक्सेस हो जाएगा। सेकेंड है कि यदि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इस सिचुएशन में भी यदि एक्स्ट्रा कैटायन आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, इस केस में भी मेटल एक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। अनायनिक वैकेंसीज से हम कैसे होते हैं? तो फॉर दिस सपोज हम बात करते हैं NaCl और KCl का, इस टाइप के डिफेक्ट देखे जाते हैं। तो इसके लिए सोडियम वेपर में NaCl को सपोज करें कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, एटमॉस्फेयर में उसको हीट करते हैं, सोडियम वेपर में NaCl को हीट करना है। इसके वजह से क्या होगा कि लेयर ऑफ सोडियम डिपोजिटेड ऑन द NaCl सरफेस, NaCl की सरफेस पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। फिर क्या होगा? जो इंटरनल Cl माइनस है, NaCl में Na प्लस Cl माइनस होता है, तो Cl माइनस गेट अट्रैक्टेड आउटर Na और Na जो आउटर साइड के एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और जो इनर से Cl माइनस बाहर डिफ्यूज आउट हुआ है उसके साथ NaCl बना देता है। और जो Cl माइनस जिस स्पेस से डिफ्यूज आउट हुआ है वहां पे जो आउटर Na प्लस का इलेक्ट्रॉन था, Na का जो इलेक्ट्रॉन था जिससे वो Na प्लस बनाया था, वो इलेक्ट्रॉन अनायनिक वैकेंसी में जाके उस साइट पे जाकर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेता है। और ये जो अनायनिक साइट ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम F सेंटर कहते हैं, F सेंटर। और इसी इलेक्ट्रॉन के वजह से कलर भी अराइज होता है और NaCl का कलर येलो हो जाता है। F सेंटर, F वर्ड जो है जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फारबेंजेंटर फॉर कलर सेंटर। इस टाइप का डिफेक्ट आपका LiCl को Li मीडियम में, तो LiCl का कलर पिंक हो जाता है। एक्सेस पोटेशियम KCl में आ जाता है तो वायलेट कलर का हो जाता है। इसी तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट कैसे होता है? सपोज जिंक ऑक्साइड ZnO है, वो व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, और जब इसको हम हीट करते हैं तो लूजेज ऑक्सीजन, कलर भी चेंज हो जाती है, येलो कलर हो जाती है। तो
और इसके वजह से फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ZnO को हीट करते हैं तो Zn2 प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फॉर्मूला जो है Zn1 प्लस एक्स, वो एक्स जो है जो बढ़ गया, ऑक्सीजन तो निकल गया, इसका मतलब है कि कैटायन बढ़ गया। जो एक्सेस Zn2 प्लस आयन है मूव टू इंटरस्टिशियल साइट, वहां चला जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन उसके नेबरिंग जो इंटरस्टिशियल साइट होते हैं उसमें आ जाते हैं। सेकेंड था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, आप देखते हैं कि कुछ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, होता है। जैसे हम बात करें कि आयरन ऑक्साइड का FeO, लेकिन आयरन केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं होता, वो Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। तो Fe2+ ही केवल होता तो इसका FeO फॉर्मूला ठीक था, लेकिन उसमें Fe3+ भी होता है। दैट इज वाई एक्चुअल रेंज जो आयरन ऑक्साइड का है Fe0.93 O टू Fe0.96 O के बीच में होता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉलिड में इतने ही थे, और क्लियर बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं बताया, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहा हूं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर watching।